दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, मगर गुर्बत के कारण उसके माँ बाप उसकी शादी एक शराबी व्यक्ति से करा देते हैं, जो उसको नशा करा के तरह तरह के लोगों की रातें रंगीन करने पर मजबूर करता। और फिर उस लड़की को इस काम की ऐसी लत लगी कि उसने इतने बड़े बड़े कांड किए कि सुनते हुए भी रूह कांप उठती है। वो कांड क्या थे, ये हम जानेंगे आज की इस कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेठ साहब मेरे सामने बैठे थे और जायदाद पर सिग्नेचर कर रहे थे। ये जायदाद उन्होंने मेरे नाम की थी और मैं कौन थी? उनके घर की नौकरानी थी। फिर उन्होंने मुझे अपनी जायदाद कैसे दे दी, चलो मैं बताती हूँ। मेरा नाम कमली है। मैं एक भारी भरकम वजन की औरत थी। जिस जमाने में मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र सिर्फ 17-18 साल थी, लेकिन अपने पति के साथ ज्यादा समय तक न रह सकी क्योंकि वो मुझसे वेश्यावृत्ति का धंधा करवाना चाहता था। और सच कहूं तो कुछ साल मैंने उसके कहने पर यह काम किया भी था। फिर सोचा कि जब यही काम करना है तो उसको ये कमाई क्यों खिलाऊं, इसलिए उससे तलाक लेकर उसको छोड़ दिया। फिर कुछ साल ये काम खुद करती रही, लेकिन उसके बाद में अचानक से बड़े बड़े बंगलों की नौकरानी यूं ही बन बैठती थी, क्योंकि मुझे एक ऐसा राज पता चल गया था कि जिसकी वजह से मैं जल्द ही अमीर बनने वाली थी। मैं जिस्म बेचती थी तो मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी, लेकिन नौकरानी की तनख्वाह तो बहुत ही कम होती है ना। फिर भी मैंने इस काम को करने के लिए पहले नंबर पर रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने असल में करना क्या है। मेरे पास एक ऐसा तरीका था जिससे बड़े बड़े घरों में रहने वाले बड़े बड़े लोग मेरे दीवाने हो जाते थे। फिर चाहे वो मर्द हो या औरत, ये ऐसे दीवाने होते कि मैं उनसे कुछ भी मांगती तो इनकार नहीं कर सकते थे। और मैं भी उनसे पैसे या कोई मोबाइल फोन नहीं बल्कि जायदादें मांगा करती थी, और वो बड़ी आसानी से लिखकर भी दे देते थे, क्योंकि मेरे काम ही इस तरह के थे। मैंने 2 साल नौकरानी का काम किया और 2 साल में इतने पैसे कमा लिए कि उसी बड़ी कॉलोनी में जिसमें ये बड़े बड़े लोग रहते थे, वहां पर उन सारे लोगों से बड़ा बंगला बना लिया, गाड़ी ले ली और कारोबार भी कर लिया। मेरी एक बेटी भी थी जो मेरे पति से ही मुझे हुई थी, वो भी मेरे साथ रहती थी। और ये सब कुछ उसी का था। मुझे और भी पैसे कमाने थे। मुझे इतने पैसे कमाकर बैठना थोड़ी था, क्योंकि कहते हैं कि पैसों का पहाड़ भी हो तो वो एक दिन खत्म हो ही जाता है। और आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। बस सुबह सुबह मैं अपने नौकरानी वाले कपड़े पहनती, पैरों में जूते पहनती और काम पर निकल जाती। लेकिन एक दिन मेरे पास मेरी एक पुरानी दोस्त आई जो मुझे बहुत पहले से जानती थी। उसकी और मेरी शादी भी साथ साथ हुई थी। उसने कहा कि अभी तक मेरा पति मेरे साथ ही है, रोज मुझ पर हाथ उठाता है, मुझे मारता है, लेकिन तुम अपने पति से कैसे बच गई? उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? वो तो बड़ा जिद्दी इंसान था। और इतना बड़ा घर तुमने कैसे बना लिया? और तुम्हारे पास हजारों के नोट कैसे आए? तब मैंने उसे अपना राज बताया कि दरअसल मैं करती क्या थी। मेरा नाम कमली है, लेकिन सारी सोसाइटी की आंटियां मुझे पिंकी के नाम से जानती थी। मेरा काम बहुत ही ज्यादा मशहूर था। एक दफा मैं एक औरत के घर में काम करने लगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा अमीर थे। वो कहते हैं कि अमीर लोग तो पैसे एक दूसरे के सर के ऊपर से बाहर फेंक देते हैं। उनका भी यही हाल था। उनके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। उस घर की जो मालकिन थी उसका नाम अंजलि था। दरअसल उस औरत का वजन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था और वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगती थी। लेकिन जब मैंने दीवार पर लगी उसकी जवानी की तस्वीरें देखी तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं इतनी पतली और खूबसूरत होती थी, तभी तो ये अमीर ज़्यादा मेरे इश्क में गिरफ्तार हो गया था, वरना मैं इतने अमीर परिवार से नहीं थी। मुझसे शादी करके अपने साथ ले आया और हमारे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन बच्चे पैदा होने की वजह से मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब तो ये मेरी तरफ देखता भी नहीं है। लेकिन छोड़ो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस मोटी औरत ने कहा और अपने मुंह में सेब का बहुत बड़ा टुकड़ा डाला। मैं हैरान रह गई कि हम गरीब लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग बहुत खुश होते होंगे, लेकिन दरअसल बात यह है कि इनके पास सिर्फ दौलत ही होती है, खुशियां नहीं होती। और ये समझते हैं कि ये खुश हैं, या अपने आप को ये बात समझाते हैं कि हम खुश हैं, पर असल में ये खुश होते नहीं हैं, क्योंकि इसको आप खुशी नहीं कह सकते।
कि आपका अपना हमसफर ही आपके साथ बात ना करे। वो मेरे सामने इसी तरह पेश आ रही थी जैसे वो बहुत ज्यादा खुश है और उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन मैंने उनको रोते हुए देखा तो पूछ लिया कि क्या बात है, तो उन्होंने मुझे बुरी तरह डांट दिया और कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम घर साफ करना है, मेरे आंसू साफ करना नहीं है। मुझे तो ये बड़ी ही बदतमीज लगी, लेकिन जहां तक मेरा तजुर्बा था वो खुद मुझे बताने वाली थी कि उसके साथ मसला क्या है। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन उन लोगों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। कसम से, ये अमीर लोग जो बड़े ही अच्छे और आहिस्ता अंदाज में एक दूसरे से बातें करते हैं ना, दुनिया वालों के सामने कोई उनको लड़ता हुआ ना देखे। लड़ाई उनकी गालियों से शुरू होती है और गालियों पर खत्म होती है। वो गालियां भी ऐसी वैसी नहीं होती हैं, बहुत ही बुरी होती हैं। एक दूसरे को जानवरों के नामों से बुलाते हैं और घर की चीजें भी तोड़ते हैं। बड़े साहब बहुत हैंडसम थे, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। वो घर से बाहर निकल गए तो उन्होंने यही कहा कि चलाऊंगा किसी और के साथ चक्कर, कर लो जो मेरा करना है। मैं कमरे में गई तो अंजलि मालकिन बिस्तर पर पड़ी फूट फूट कर रो रही थी और उनके रोने की वजह से बिस्तर बुरी तरह हिल रहा था क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा था। मैंने उन्हें कहा कि चुप हो जाओ, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। आज वो भी फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि उसने मुझे दुनिया वालों के सामने अपनी पत्नी बना रखा है, उसका और मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं उसके बच्चों की माँ हूँ, उसकी पत्नी हूँ, पर मैं उसके किसी काम की नहीं हूँ। ये मेरी तरफ देखता तक नहीं है। हमारा पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है। हमारे बच्चों की अभी उम्र ही क्या है, 8 और 10 साल। हमारी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। ये मुझसे 9 साल बड़ा है। कोई एहसास नहीं है इसको। ये मुझे कहीं बाहर लेकर भी नहीं जाता, मुझसे प्यार भरी बातें भी नहीं करता। कभी मेरे से प्यार भरी बातें तो दूर, अच्छे तरीके से पेश तक नहीं आता। मेरा नाम नहीं लेता, मुझे कहता है मोटी गाय भैंस क्या कर रही है। मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई है। दिल करता है कि भाग जाऊं यहाँ से और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से गुजारूं, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आता है। मैं उसकी बात बहुत गौर से सुन रही थी। मैंने कहा कि क्या आप अब भी प्यार करती हैं बड़े साहब से? तो कहने लगी कि मेरे दिल में भी अब प्यार नहीं है। मैंने उससे बहुत प्यार किया, मोहब्बत की, लेकिन उसने मुझे इसका सिला नहीं दिया, इसलिए अब मेरे पास भी उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। मैंने अंजलि मालकिन के कान में ऐसी बात बताई कि वो हैरान व परेशान रह गई। मुझे सर से लेकर पांव तक देखा और कहा कि क्या तुम ये काम भी करती हो? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने कहा कि वो सोचकर बताएगी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैरान नजर आ रही थी। उसके बाद शाम को मैं बड़े साहब के पास गई जो बाहर लॉन में बैठे थे। मैंने कहा कि आज आपको और अंजलि जी को लड़ते हुए सुना मैंने। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। आप इतने ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम हैं, लेकिन वो तो आपके साथ अच्छी ही नहीं लगती। बड़े साहब ने भी अपने दिल की बातें करनी शुरू कर दी। कहने लगे कि पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत होती थी ये, मैंने उसके साथ पसंद की शादी की थी। मेरी हिम्मत मारी गई थी। मुझे क्या पता था कि 2 बच्चे पैदा करने के बाद ये इतनी मोटी भैंस बन जाएगी। और फिर बात तो ये है कि अपने आप को ठीक भी नहीं करना चाहती ये औरत, वजन भी कम नहीं करना चाहती। मैंने इसको घर में हर चीज ला कर दी, वजन कम करने की मशीन ला कर दी, ट्रेनर भी रख दिया, लेकिन उसको कोई परवाह ही नहीं है। ये मेरा सारा पैसा अपने खाने पीने में ही उड़ा रही है। उसको बच्चों की भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इसको खाने और सोने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। बिल्कुल मेरे दिल से उतर गई है। मेरे बस में होता तो मैं इससे तलाक ले लेता। मैंने कहा कि फिर तलाक क्यों नहीं ले लेते? कहने लगा कि कैसे तलाक ले लूं, बच्चे समझदार हो गए हैं, ये उनकी माँ है। अगर बच्चों को पता चल गया कि मैंने तलाक ले ली है तो बच्चों के पालन पोषण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं तो सारा दिन पैसे कमाने की मशीन बना रहता हूँ, बच्चे उसके साथ ही रहते हैं। वो मेरे साथ रहने से इनकार कर देंगे और उसके साथ ही चले जाएंगे, इसलिए मैं परेशान हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरी कोई प्यारी सी पत्नी होती जिसके पास बैठकर शाम को अपने दिल की बातें करता, लेकिन उसके साथ बैठ जाऊं तो मुझे उसमें से खाने पीने की बदबू आने लगती है। समझ नहीं आती कि क्या करूं। तब मैंने बड़े साहब को भी एक बात बता दी और बड़े साहब भी हैरान रह गए, लेकिन वो अंजलि मालकिन से कम हैरान थे। उन्होंने कहा कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो? तो मैंने कहा कि मैं तो यही सब कुछ करती हूँ। बड़े साहब ने कहा कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा, और मैं उन दोनों के जवाब का इंतजार करने लगी।
अगले ही दिन सुबह जब बड़े साहब घर पर नहीं थे तो अंजलि जी ने मुझे अकेले में बुलाकर बात बताई और कहा कि मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन हम झूठ क्या बोलेंगे। मैंने कहा कि आपके बच्चे हैं ना, हम झूठ बोल देंगे कि वो उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए इस घर में आ रहा है। उसको पहले से ही सब कुछ मालूम होगा, वो भी इस बात का ख्याल रखेगा। आप उसके साथ दोस्ती कर लीजिएगा और अपनी खूब ख्वाहिश पूरी कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत लड़का है वो, उसका नाम माधव है। मैंने तस्वीर भी दिखाई। अंजलि जी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुम ये काम करती हो, जैसे औरतों को चलाते हैं लोग, तुम मर्दों को चलाती हो क्या? तो मैंने अंजलि जी को बताया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये मेरा दोस्त है, लेकिन आप भी तो मेरी दोस्त है ना, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी खुश रहें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपसे पैसे थोड़ी ना लेगा, ये तो मेरी वजह से आपकी बात मान रहा है। अंजलि जी को मैंने मना लिया था। अब जैसा मैं कहने वाली थी वो वैसा ही करने वाली थी। हम लोगों ने बड़े साहब से झूठ बोल दिया कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक टीचर रख रहे हैं, और साहब को मनाना अंजलि मालकिन का काम था। और वो टीचर दरअसल और कोई नहीं बल्कि मेरा एक जानने वाला लड़का था, जो अंजलि जी के साथ चक्कर चलाने वाला था। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में बड़े साहब ने भी कह दिया कि जो तुमने कहा था मैंने उस पर गौर किया, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन वो लड़की घर में आएगी कैसे? तो मैंने कह दिया कि मैं कह दूंगी कि घर में खाना बनाने के लिए आई है, क्योंकि खाना मैं अच्छा नहीं बनाती हूँ। इस मामले पर बड़े साहब ने अपनी पत्नी अंजलि को कहा, ये जो तुमने नौकरानी रखी कमली नाम की, बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती, कोई और लड़की रखो खाना बनाने के लिए। और फिर उन्होंने कह दिया कि मेरे एक दोस्त के घर एक औरत खाना बनाती है, उसको यहाँ बुला लेते हैं। दरअसल साहब को तो किसी औरत का पता ही नहीं था। लड़की मैंने बुलाई थी, जिसने साहब के साथ चक्कर चलाना था। ये मेरी जानने वाली थी और मेरी बहुत खास दोस्त थी। मैंने उसको सब कुछ समझा दिया था। अब इस घर में लड़का भी आ गया जिसका नाम माधव था, और लड़की भी आ गई जिसका नाम चित्रा था, और वो साहब को अपने इशारों पर नचाने वाली थी। सच कहूँ तो दोनों ही कमाल की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग है। जब साहब घर नहीं होते तो अंजलि जी माधव के साथ बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें करती, और जब अंजलि सो जाती तो साहब चित्रा के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करते थे और एक दूसरे के साथ सैर करने भी चले जाते, और मैं बिचौलन बनकर सारे तमाशे देख रही थी। अंजलि जी भी बहुत ज्यादा खुश थी और रोजाना माधव के साथ शॉपिंग करने जाती, क्योंकि ऐसे लोग तो रोज शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। माधव भी बच्चों को पढ़ाने की सिर्फ एक्टिंग ही किया करता था। दूसरी तरफ चित्रा भी खाना तो बना ही देती थी, लेकिन असल में तो वो कोई और खिचड़ी पका रही थी। इधर अंजलि जी माधव को कुछ पैसे भी दे देती थी, और इसी तरह चित्रा ने भी रो रो कर बड़े साहब से काफी पैसे ले लिए थे कि हमारे घर में परेशानी है, मेरी माँ बीमार है और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा कि जितने भी पैसे खींच सकते हो ले लो। उन्होंने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे उन पैसों में से हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए। तुम लोग अंडे खा लो, मुर्गी मेरा शिकार है। उन लोगों को मैंने एक और बात भी समझा दी थी कि जिस पर उन्होंने अपनी प्रक्रिया जारी रखी, और अब सारी की सारी गेम मेरे हाथ में थी, सारी डोरियां मेरे हाथ में आ चुकी थी, बस खींचने की देर थी। मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो एक लड़की थी जिसकी शादी हुई, और वो भी यही चाहती थी कि अपने पति के साथ अच्छे तरीके से रहे। लेकिन मेरे पति ने मेरी कीमत लगाकर मुझे बेच दिया, और उसके बाद से मैं ऐसी बन गई। मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही थी या गलत, लेकिन मैं जो भी कर रही थी अपने आप को, अपनी औलाद को बचाने के लिए कर रही थी, इस दुनिया से बचने के लिए कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो शिकारी नहीं होता वो शिकार होता है। मैं शिकार रहकर थक गई थी, मैं शिकारी बन चुकी थी। साहब और अंजलि भी बहुत खुश थे। साहब और अंजलि के चेहरे की मुस्कुराहट लौट आई थी। उनकी तो जिंदगी में जैसे नई उमंगें जागने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि माधव ने अचानक से अंजलि जी से कोई बहाना किया और कहा कि मेरी माँ गांव में बड़ी बीमार है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और वो उनसे अच्छी खासी रकम लेकर गांव चला गया, कभी भी वापस न आने के लिए। इसी तरह 2 हफ्ते के बाद चित्रा ने भी कोई इसी तरह का झूठ बोला, और उसने भी बड़े साहब से अच्छी खासी रकम ले ली, और वो भी वहां से हमेशा के लिए चली गई। मुझसे जब पूछा गया तो मैंने कहा कि उनके तो फोन ही बंद है, दोनों को इश्क जो हो गया था। तो फिर खबर तो लेनी थी ना अपने आशिक की।
मैंने कहा कि मुझे नहीं पता उनके घर में क्या मसला था, लेकिन लगता है कोई मौत हुई है। अब मैं भी यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन ऐसे नहीं, इसलिए मैंने अपना आखिरी पत्ता फेंक दिया। मैंने अंजलि को एक वीडियो दिखाई जिसमें वो माधव के साथ बैठी हंसी मजाक और प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। वीडियो उनकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए और उनको तलाक करवाने के लिए काफी थी। अंजलि ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तो मैंने कहा कि ये तो मेरा काम है और आपने गलती तो की है ना, अपने पति के साथ बेवफाई तो की है। अगर आप नहीं चाहती कि वीडियो में बड़े साहब को दिखा दूं तो आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। अंजलि जी ने कहा कि तुम तो बड़ी धोखेबाज औरत निकली, हमारे कमजोर लम्हों का फायदा उठा लिया। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, और ये वीडियो माधव ने बनाई है क्योंकि वही आपके सबसे करीब था। मैंने जो रकम मांगी थी वो हजारों में नहीं थी बल्कि लाखों में थी। उनको मुझ पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर साहब ये वीडियो देख लेते तो उनको फौरन ही धक्के देकर घर से निकाल दिया जाता और उनकी ऐश करना सब कुछ खत्म हो जाती। सोसाइटी में उनका नाम बदनाम हो जाता। इसलिए उन्होंने मुझे मेरी मुंह मांगी रकम दे दी। मुझे अंजलि मालकिन ने कहा कि अपनी शक्ल मुझे अब कभी मत दिखाना, लेकिन मुझे अपनी शक्ल किसी और को दिखानी थी और वो बड़े साहब थे। मैं उनके पास गई और उनको भी वीडियो दिखा दी जिसमें वो चित्रा के साथ हैं। वो भी बड़ी बुरी तरह घबरा गए क्योंकि अपनी पत्नी से तो सभी डरते हैं और यहाँ पर बात सिर्फ उनकी पत्नी की नहीं थी बल्कि उनकी इज्जत की थी। उस सोसाइटी में उनकी बहुत इज्जत थी। उन्होंने कहा कि क्या चाहती हो तुम। वो कारोबारी इंसान थे, फौरन असल बात पर आ गए। मैंने उनसे जायदाद मांगी। उन्होंने दोबारा मुझे देखा। मुझे पहले दिन से तुम पर यकीन नहीं था। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा कि फिर भी आप पागल बन गए। मैंने कहा कि ये वीडियो मेरे पास ही रहेगी। अगर आपने मुझे कोई तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं इसको वायरल कर दूंगी और आप इतने मशहूर हैं कि आपको सब लोग जानते हैं और ये वीडियो बहुत आगे तक जाएगी। उन्होंने मुझे जायदाद लिख कर दे दी और कहा कि तुम भरोसे के काबिल तो नहीं हो, लेकिन दोबारा अगर तुम यहाँ आई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा कि हम आपकी तरह नहीं हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन हमारे भी कुछ उसूल हैं। यही तरीका था मेरे पैसे कमाने का और इस तरह के हजारों शिकार किए थे मैंने, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोगों के दिमाग खाली होते हैं और वो एक दूसरे से खुश नहीं होते और उनको पाप की तरफ ले जाना बहुत ही आसान होता है। जबकि किसी गरीब की झोपड़ी में अगर कोई औरत रहती है तो वो अपने पति से वफादार होती है। अगर किसी की काली बीवी होती है तो वो उसी से मोहब्बत करता है, किसी और की तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें और कोई भी नहीं मिलनी है। उनके पास ऑप्शन नहीं होता और यही ऑप्शन उनके अंदर वफा पैदा करता है। लेकिन अमीरों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर ये अमीर लोग नियत के भी कच्चे होते हैं, कानों के भी और बातों के भी। उनको बहकाना बहुत आसान होता है और उनकी बेवकूफ़ी से ही तो मेरी दुकानदारी चलती है। लेकिन इसके बाद मैंने कोई भी बड़ा शिकार नहीं किया। मैंने सारे काम खत्म कर दिए क्योंकि मैं इतने पैसे कमा चुकी थी कि मैंने उन सबसे बड़ा बंगला भी बना लिया और कारोबार भी शुरू कर लिया। यही वजह थी कि ये अमीर बड़े बड़े लोग मेरे नाम घर और जायदादें लिख देते थे, क्योंकि मेरे पास उनकी कमजोरी जो आ जाती थी। कहते हैं कि एक औरत को अगर पढ़ा लिखा दे तो वो नस्लें संवार देती है, और अगर एक औरत के साथ जुल्म करे तो वो बदला लेने के लिए नस्लें बिगाड़ देती हैं। मेरे साथ जो हुआ मैंने उसी का बदला इस समाज से लिया है। मेरे गरीब माँ बाप ने मेरी शादी एक शराबी से करवाई। मेरे शराबी पति ने मुझे बेचा और दूसरों के लिए दुल्हन बनाया। मैंने अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान में की है। अब मैं वो कमली नहीं हूँ। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो उसकी सजा जरूर मिले मुझे, लेकिन मैंने इस दुनिया में, इस समाज में रहना सीखा है। यहाँ पर इसी तरह रहा जा सकता है। जब मैं लाचार थी, मासूम थी, तो ये समाज रोज मेरी बेबसी का फायदा उठाता था। लेकिन जब मैं खुद शिकारी बन गई तो फिर किसी को भी अपना फायदा नहीं उठाने दिया और अपनी औलाद को भी बचाया। अगर वो लोग मेरी बातों में नहीं आते तो फिर वो लोग ना करते पाप, रोक लेते अपने आप को। मैंने उनको हाथ पकड़कर पाप नहीं करवाया है। मुझे पता है कि मेरे बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैंने जो भी काम किया है सीना ठोक के किया है और इसी काम से मैंने बनाई है अपनी बुनियाद। अपनी आने वाली नस्लों के लिए घर बनाया है।
अपनी बेटी की शादी अच्छे खानदान में की है और इस दुनिया की हर सहूलियत में रहती हूँ। बहुत सालों बाद मुझे अंजलि जी एक दिन बाजार में भी मिली थी। मुझे देखकर हैरान भी थी। उन्होंने कहा कि तुमने यही सब करके अपने आप को एक बड़ा इंसान बना लिया है ना। हमारे मुकाबले पर आकर खड़ी हो गई हो तुम। वो मुझसे नाराज हो गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे अपनी उदासी भरी जिंदगी में कुछ अच्छे पल तो नसीब हुए, इसलिए मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने उसको भी नहीं बताया कि जहां मैंने एक तरफ उसको पाप करने पर उकसाया था, वहीं दूसरी तरफ उसके पति के साथ भी यही सब कुछ किया था। मैंने उसको ये भी नहीं बताया कि उसके पति ने भी उसके साथ बेवफाई की थी। साहब को ये कभी नहीं बताया कि उनकी पत्नी ने उनके साथ बेवफाई की थी। वो आज भी साथ हैं। वो लोग खुश हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैंने उनका रिश्ता खराब नहीं किया है। मेरे बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता, पर मैंने उनका रिश्ता खराब नहीं किया है। मेरे बारे में लोगों की तरह तरह की राय हो सकती है, लेकिन मुझे खुद पर कोई अफसोस नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कमली जी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।